अब पॉलिनॉमियल चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जो पॉलिनॉमियल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब एक होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस के सम। तो अब जीरोस क्या है इसमें हमारे जीरोस अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का सम होता है सी अपॉन ए, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलेंगे इसे, सम ऑफ जीरोस, और ये होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, हे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एस्पायरिंग एसेस। तो आज हम वन शॉट में पूरा का पूरा 10th क्लास का मैथमेटिक का सिलेबस रिवीजन करने जा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद होने चाहिए, हर चैप्टर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब मैं अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को डर लग रहा है कि एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आप करके क्या आएंगे, भाई कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ने ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स देख लिए होंगे, इन एनी केस नहीं देखा है या देख लिया तो भी मैं एक शॉर्ट क्विक रिवीजन लेके आई हूँ, जो कि ये 45 मिनट्स टू 45 मिनट्स का ये होगा, 45 टू 50 मिनट्स का। ठीक है, इसमें हम पूरा का पूरा देखेंगे इसकी चैप्टर्स हमारे क्या क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम में आप जाएंगे और वहाँ पे नर्वस हो जाएंगे कि फॉर्मूला क्या, तो भाई पढ़ लो, अभी भी टाइम है। ठीक है, तो आज हम फटाफट से देखते हैं सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज, और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो यहाँ पे मैं बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1। अब देखो चैप्टर नंबर 1 में क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या है हमारा फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है कि 7 प्लस 11 प्लस दिस दिस दिस, अब बताओ वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है। ये जो थ्योरम है ये थ्योरम भी आ जाती है। ठीक है, ठीक है, ये थ्योरम भी आ जाती है कि थ्योरम स्टेट करो, राइट करो। तो ये थ्योरम भी आपको पता होनी चाहिए। एवरी कंपोजिट नंबर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें है फॉर्मूला। ये जो हमारा फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कि किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम और उनका एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस चैप्टर में यही दो फॉर्मूलाज है जो इंपॉर्टेंट है। इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा इसमें एक आ जाता है आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है वो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, जो इस तरीके से हम करते हैं दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो उस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालने को भी आ जाता है 1 मार्कर में। ठीक है, या 2 मार्कर्स में आपसे आ जाएगा। दूसरा फंडामेंटल थ्योरम आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 में सारा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको एलसीएम गिवन होगा, कभी एचसीएफ नहीं गिवन है। ठीक है, और दो नंबर्स है, दो नंबर्स में एक नंबर नहीं गिवन है, उनका एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, तो आप उसको शिफ्ट करके आप उसकी वैल्यूज निकालो। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज पॉलिनॉमियल्स। अब पॉलिनॉमियल चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जो पॉलिनॉमियल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब एक होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस के सम। तो जीरोस क्या है इसमें हमारे जीरोस अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का सम होता है सी अपॉन ए, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलेंगे इसे, सम ऑफ जीरोस, और ये होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये है हमारा, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और एक आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना, कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो उसके लिए हमारी स्टैंडर्ड एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का एक रूल है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का, क्रिएट करने का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म करनी है, अगर जीरोस दिए हैं या सम ऑफ जीरोस दिए हैं या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं, तो इसका आपको यूज करना है और इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, ये दो चीजें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए भाई बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख लेना। ऑलरेडी मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लीनियर इक्वेशंस। एक सेकेंड, ये नेक्स्ट हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थर्ड चैप्टर है, मतलब लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हमारी इन टू वेरिएबल, इसमें हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल। तो दो, ये जो हमारी टेबल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर 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 आता है। मैं फिर कह रही हूँ 101% इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। आप इसको बिल्कुल सेट कर लो कि भाई ये टेबल आपको लर्न होनी ही चाहिए। इस टेबल के बेसिस पे ही क्वेश्चन आता है और आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी इक्वेशन ये है a1 x b1 y c अपॉन, और ये दूसरी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल क्या यूज है, दो, x और y, दो इक्वेशन है। तो उनके जो कोफिशिएंट्स है उनका रिलेशनशिप है क्या, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस और उसका होता है ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, और अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल है, तो होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक ही लाइन के ऊपर दो लाइन लाई कर रही है। ठीक है, दूसरा, इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तीसरा, जब हमारी ये कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में बनता है हमारा पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन। क्या बनता है उसमें, पैरेलल लाइंस और नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस है और ये आपकी इक्वेशन है, इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कोइंसिडेंट लाइंस है तो आपको क्या लेना है, ये रूल ले लेना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के इक्वल है, तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है। तो ये लेके आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल हो गई बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। इस टेबल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बट कम आते हैं, इतने ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स अब नहीं आते हैं। अब इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपको m और ये सब की वैल्यू फाइंड आउट करने को, k की वैल्यू फाइंड आउट करने को। ठीक है, या फिर दो इक्वेशंस को सॉल्व करने को भी आ जाएगा ग्राफिकली, या तो आप ग्राफ में सॉल्व करो, ठीक है, ग्राफ में भी सॉल्व करने आ सकता है, एल्जेब्रिकली मतलब एल्जेब्रा नॉर्मल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है। और दूसरा हमारा है इसी तरीके से थर्ड, हमारा फोर्थ चैप्टर आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये भी पॉलिनोमियल्स का पार्ट है। पॉलिनोमियल्स में हमारी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होता है, तो ये सेकंड पार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, भाई सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स में यही पढ़ी ना स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ रूट इंपॉर्टेंट है, कि नेचर ऑफ रूट, क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट कह देगा कि भाई ये एक इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल है। रूट्स कैसे, रियल है और इक्वल है, तो आपको उसमें क्या कंडीशन लगानी है, ये
क्या कंडीशन लगानी होगी उस केस में? आपको ये कंडीशन लगानी होगी। ये कंडीशन का मतलब d इज इक्वल टू 0। अब d क्या होता है हमारा? b स्क्वायर माइनस 4ac को हम d कहते हैं। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा? b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट होते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ये कुछ वेज है, ठीक है। ये कुछ वेज हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अब नहीं आता है। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, आपको अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं निकलता है तो आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना ही चाहिए। इस फॉर्मूले से बेसिस पे भी आप रूट्स निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके और इसको निकालो। तो इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो नेचर ऑफ रूट प्लस आपको फैक्टराइजेशन के मेथड आने चाहिए, ठीक है, ठीक है, फैक्टराइजेशन के मेथड आने चाहिए। सेकंड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। एपी में जो हमारे फॉर्मूलाज है ये दो ही फॉर्मूलाज है। इन्हीं दो फॉर्मूलाज के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब ये दो फॉर्मूलाज के कौन से? एन। अब एपी आपको पता होनी चाहिए। एपी क्या होती है? एपी एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। एपी क्या है? एक सीक्वेंस है जिसमें एक फिक्स्ड एक फिक्स्ड नंबर होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं डी। फिक्स डिफरेंस होता है, फिक्स्ड डिफरेंस। सारे पूरे सीक्वेंस में एक डिफरेंस होता है जो कि फिक्स्ड होता है, जिसे हम कहते हैं डी, ठीक है। डी डी क्या होता है हमारा? फिक्स डिफरेंस। तो इससे हमारा इस फॉर्मूले से हम ए एन निकालते हैं। एपी लेट्स सपोज 2, 4, 6, समथिंग समथिंग। अब पूछे इसमें से 50th टर्म निकालो। 50th टर्म, तो 50th टर्म तो n हो जाएगा हमारा 50, a है हमारा 2, ठीक है, और d हमारा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। इन सब में जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो d हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक मतलब ये फॉर्मूला इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सम का फॉर्मूला होता है। ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है और ये किसका फॉर्मूला होता है? सम का फॉर्मूला, ठीक है। आपको यार देखो कुछ नहीं आता तो फॉर्मूलाज तो देख लो अच्छे से, फॉर्मूलाज लर्न कर लो साथ में। इसमें मैं सारे फॉर्मूलाज लेके आई हूँ, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, सब कुछ। तो इसे देख लो। तो s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला है। सपोज यही सीक्वेंस है, इसमें बोला है सम निकालो 50th टर्म का। 50th टर्म निकालना है मतलब ए 50 निकालना है, ए एन निकालना है। सम ऑफ 50 टर्म्स निकालना है मतलब सम का फॉर्मूला। क्लियर है? क्लियर है? इन्हीं दो फॉर्मूला से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स में कौन सी थ्योरम इंपॉर्टेंट है? मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ट्रायंगल में हमारी बीपीटी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीपीटी और बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स। अब बीपीटी थ्योरम बेटा प्रूफ करने को भी आ जाती है, इग्नोर नहीं करना है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये प्रूफ करने को भी आ जाती है और इसको राइट करने को भी आ जाता है। भाई स्टेट, स्टेट मतलब राइट, आपको राइट करनी है पूरी बीपीटी थ्योरम, और इसका कन्वर्स भी आ जाता है, ठीक है। और इनका यूज करके भी क्वेश्चंस आते हैं। क्या? इन थ्योरम का यूज करके क्वेश्चंस को कैसे करना है वो भी आता है, ठीक है। दूसरा है हमारे सिमिलैरिटी, कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो कैसे सिमिलर हैं, ठीक है। अगर वो सिमिलर होते हैं तो क्या क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल हो या फिर उनके एंगल्स इक्वल हो। दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो भी हम सिमिलर बता सकते हैं, ठीक है। दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाता है। सेकंड, फिर से बता रही हूँ, साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इधर साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए, साथ में हमारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी एक सेटिस्फाई होता है तो आप कह सकते हो कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कहा है कि ऑलरेडी सिमिलर है दो ट्राइंगल, तो उससे आपको क्या मिलेगा? अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे और उनके एंगल्स इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, सिमिलर ट्राइंगल्स एरिया रेशियो। जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, ठीक है,
जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके जो एरियाज होते हैं, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होता है? उनके एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। फिर बता रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के स्क्वायर के इक्वल होगा, स्क्वायर का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। यही इसमें यही 3 टॉपिक्स है जो इम्पोर्टेंट है 6th चैप्टर में। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, फिर बोल रही हूँ ये जरूर कर लो, जरूर कर लो, आएगा ही आएगा। एक बीपीटी का क्वेश्चन, 2 भी आ सकते हैं, बीपीटी का क्वेश्चन और सिमिलैरिटी का, दोनों के क्वेश्चंस आएंगे 101%, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक है सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप किसी भी 2 पॉइंट्स की लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। किस लिए यूज होता है डिस्टेंस? लेंथ निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल है, कोई रेक्टेंगल है, किसी के साइड की बात कर रहे हैं, साइड की लेंथ की बात, तो वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और अगर किसी भी पॉइंट्स के हम बोल रहे हैं कि ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट को एक पॉइंट कट कर रहा है, ये पॉइंट जो वो कट कर रहा है, मतलब सेक्शन में यूज बांट रहा है उसे 2 सेक्शन में, 3 सेक्शन में, तो वहां पे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में होता है हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1 y होता है। इससे हमें इसके कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है? ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। किसके कोऑर्डिनेट से? इस पॉइंट को, जो उस लाइन सेगमेंट को सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं इससे, ठीक है। और m और n क्या होता है? हमारा रेशियो होता है। m और n क्या होता है? रेशियो होता है, ठीक है। और सेकेंडली वो रेशियो तो होता ही है, साथ में कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, आपको रेशियो नहीं गिवन, तो आप उस कंडीशन में आपको क्या लेना होगा? रेशियो k:1, आंख बंद करके k:1 रेशियो ले लेना। क्या? जब आपको रेशियो नहीं गिवन है किसी भी क्वेश्चन में और आपको बोला है कि रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आप k:1 रेशियो ले लेना, लेट कर लेना, जो m:n है वो k:1 है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना इस चैप्टर में, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो इंपॉर्टेंट है इसके रेशियोज, p/h, b/h 10 का जो रेशियोज है, इनकी क्या वैल्यूज होती है, ठीक है। वो p परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब p/h, b/h, ठीक है, p/b, हाइपोटेनस h/p और h/b, दिस इज b/p। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा जी? ये 3, इन तीनों के बेसिस पे ही आप बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो, ठीक है। साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है। साइन अगर p/h है तो ये हो जाएगा h/p, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, वैसे टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है। जो वैल्यू आपकी साइन की होगी उसका रेसिप्रोकेट कर दो, आपको कोसेक मिल जाएगा। जो वैल्यू कॉस की होगी उसका रेसिप्रोकेट कर दो, आपको कॉस सेक मिल जाएगा। जो टेन होगा उसको रेसिप्रोकेट कर दो, आपको मिल जाएगा कॉट, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमारे हैं। दूसरा इसमें और इम्पॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है, ये वैल्यूज टेबल। अब ये वैल्यू टेबल में ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू टेबल में यही 3 इंपॉर्टेंट हैं, साइन कॉस टेन, ठीक है। इसके बाद आपका होता है, इसके बाद आपका है कोसेक सेक और कॉट, ठीक है, कोसेक सेक और कॉट आपको, बट ये 3 याद रखनी है। इस 3 में भी आपको साइन याद रखना है और टेन याद रखना है, ठीक है। साइन और टेन याद रखो। साइन का यहाँ से चला दोगे, पहले 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो आपका कॉस निकल जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ साइन और टेन याद करना है, कॉस आपका साइन के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। अगर आपका साइन
91 है तो ये 0 पे आ जाएगा, फिर यहाँ से ये आ जाएगा, फिर अब साइन का याद कैसे रखेंगे, एक सीक्वेंस में, एक रिदम में लर्न कर लो। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 ऐसे करके, क्या 0 1/2 1/√2 √3/2 1, और ये अलग याद कर लो, ये अलग याद कर लो, ठीक है। क्या जैसे ABCD लर्न करते हैं ना हम, जब रिदम में रहता है तो याद रहता है ना, तो उसी तरीके से आप रिदम में से लर्न करो। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। ये सब 15 बार बोलोगे ना ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। क्या 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। वैसे ही आप 10 का लर्न कर लो, क्या 0 1/√3 1 √3, ठीक है, और ये नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो वैसे ही आपकी कॉट की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कॉट क्या होगा, ये पहले आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे, मतलब नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और 0, ये कॉट की आएगी, ठीक है। और साइन और कॉस मैंने बताया हुआ है क्या होता है, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक। जो साइन की वैल्यू उसका रेसिप्रोकेट कर दो, मतलब ये 0 है तो मतलब 0/1, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो कोसेक हो जाएगी नॉट डिफाइंड। फिर कोसेक हो जाएगा 2, फिर कोसेक हो जाएगा √2, फिर कोसेक हो जाएगा 2/√3, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, कोसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है हमारा सेक, ठीक है। और tan का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉट, ठीक है ना, ठीक है ये चीजें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ये वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब इसमें आइडेंटिटीज होती हैं, ये आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब अगर कभी किसी की वैल्यू निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कैसे निकलेगी भाई, इसे शिफ्ट कर दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से साइन की निकालनी है तो इसे शिफ्ट कर दो, वैसे ही इसका भी यूज होगा। अगर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। या फिर कहीं पे लिखा सेक स्क्वायर -1, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो आप वहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर लोगे, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक अब आ जाते हैं सर्कल्स पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सर्कल्स में। सर्कल्स क्या है, सर्कल में ये दो थ्योरम्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दोनों थ्योरम का रिपीटेडली यूज होता है, ठीक है। क्या है थ्योरम 10.1 क्या कहती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मतलब जो टेंजेंट है, जो टेंजेंट है, अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल की बाउंड्री को टच करके जाती है, ये ये जो लाइन हो रही है ये हमारा टेंजेंट है, दिस इज आवर टेंजेंट, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट है, तो ये कह रहा है जो टेंजेंट है सर्कल से इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो वो रेडियस से हमेशा क्या होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ये लर्न कर लो। मतलब जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर से वो हमेशा क्या होता है, टेंजेंट जो है सर्कल का वो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। मतलब देखो ये टेंजेंट है, यहाँ से रेडियस बनेगा इस पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये क्या होगा 90 डिग्री, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है, समझ में आया। जो हमारा रेडियस है वो टेंजेंट पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक थ्योरम ये है। दूसरी थ्योरम कह रही है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब एक सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल मतलब बाहर, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनेंगे ऐसे, इस पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनेंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ ये इक्वल होगा। लेट्स सपोज ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, समझ आ रहा है। सर्कल्स में ये दो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एक थ्योरम 10.1 और एक थ्योरम 10.2, इन दोनों का ही यूज होता है क्वेश्चंस में, ठीक है, इन दोनों का ही यूज होता है क्वेश्चन में, ठीक है। आ जाते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अभी सर्कल से रिलेटेड है लेकिन इसमें एरिया निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं सर्कल की, ठीक है। सेक्टर, अब सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस से जो एरिया बनता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। जैसे ये एक सेक्टर है, इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर, क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर, और इसे क्या कहेंगे हम, मेजर सेक्टर। ये हमारा मेजर सेक्टर है,
मेजर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर था और ये मेजर सेक्टर है, ठीक है। अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी थीटा क्या है, ये जो एंगल है ना बेटा, इसमें जो ये एंगल है ना, इसी को हम थीटा कहते हैं। अगर ये एरिया निकालना है तो इसका जो ये एंगल होगा वो हमारा थीटा होगा, ठीक है। और आर स्क्वायर हमारा रेडियस की लेंथ होगी, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, आपको एरिया ट्राइंगल, ये सेगमेंट क्या होता है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं, इस पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं। तो सेक्टर ये क्या है, बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर आप इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा, जिसे हम कहते हैं सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब आते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ, जब भी आर्क पूछा है, आर्क इसमें क्या होगा, आर्क होगा ये, दिस इज आर्क, इसे हम कहेंगे आर्क। अगर आर्क पूछा है, अगर आर्क की लेंथ पूछी है तो फॉर्मूला यूज होगा ये, तो फॉर्मूला यूज होगा ये, ठीक है। ये चीजें हमारी इसमें, ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। अब देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके क्या ही फॉर्मूलाज बताऊं क्या इंपॉर्टेंट है, सारे ही फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए भाई, सर माउंटेड। सर माउंटेड का मतलब क्या है, मतलब एक शेप के ऊपर एक और शेप है, उसे सर माउंटेड कहते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें सारे आपको कर्व सरफेस एरिया, टीएसए और वॉल्यूम, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इन सब के आपको कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया प्लस वॉल्यूम आपको याद होनी चाहिए, ताकि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इन एनी केस आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कम से कम थोड़ा तो फिगर बनाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या फिगर बन रही है, कि कौन सी चीज़ पहले कौन आएगा, तो कौन के ऊपर है कुछ या कौन के नीचे है हमारा हेमिस्फेयर, तो उसके अकॉर्डिंग शेप बनाओ और उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट फॉर्मूलाज राइट करके आओ, ठीक है। तो आपको इसमें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, आपको शेप कैसे बनानी है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके लिए एक तरीका है, इन केस आपको इंग्लिश वाला नहीं समझ में आ रहा, सीबीएसई में एक बेनिफिट है, आपको हिंदी में भी लिखा रहता है, हिंदी में रीड कर लो भाई क्या कह रहा है, कि क्या चीज़ किसके ऊपर है, क्या चीज़ किसके, उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बना लो, ठीक है। जब भी आपसे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जब टॉप और बॉटम माइनस हो तो उसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें बोला है सिर्फ ये निकालो इसका एरिया, तो ये एरिया क्या है, कर्व्ड पार्ट है, क्या है, कर्व्ड पार्ट है, उसमें ना टॉप इंक्लूड है ना बॉटम इंक्लूड है। जब टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं CSA, जब टॉप और बॉटम इंक्लूड हो जाता है तो हम उसे TSA कहेंगे, ठीक है। टॉप और बॉटम नहीं इंक्लूड होगा तो CSA, टॉप और बॉटम इंक्लूड होता है तो हम उसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम मतलब उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, ये चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, ठीक है। समझ में आया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या पता होना चाहिए कि आपका क्या इसमें सारे फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है 4 मार्कर में, ठीक है। अब आ जाता है हमारे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा और आप इजीली ग्रैब कर सकते हो बेटा, इसे इजीली ग्रैब कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है, ये इजीली ग्रैबिंग है। एक क्वेश्चन जरूर 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 आएगा कि या तो मीडियन निकालो या मोड निकालो या फिर आप मीन निकालो। मीन मीडियन मोड का एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, इनफैक्ट 2 आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मीन के हमारे 3 तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो बच्चों को अगर नहीं आता है कुछ तो ये याद कर लो भाई, ये तो सबसे ईजी है, ये याद कर लो। अगर मीन आता है तो टेबल बनाओ, टेबल में आपके पास क्लास इंटरवल रहेगा, FI रहेगा, आप XI निकाल दो, ठीक है। XI कैसे निकलता है, दोनों क्लास इंटरवल के उसको अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करो, ठीक है, उससे आपको मीन निकालो। मीन का डायरेक्ट मेथड तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मीन मीडियन मोड
भाई एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, जरूर आ जाएगा, आई एम रिपीटिंग, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। सबसे इंपॉर्टेंट है मीन का डायरेक्ट मेथड, और ये दोनों भी है बट बच्चे ज़्यादा ऑप्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें याद नहीं रहते हैं फॉर्मूलाज। तो अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है तो ये तो ज़रूर याद कर लो, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, सिग्मा एफ एक्स आई कैसे निकलेगा, पहले आप एफ आई रहेगा एक्स आई निकाल लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो सम आएगा उसे हम कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका जो सम आएगा उसे हम कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्लियर है, ठीक है। ये हमारा था मीन। आ जाते हैं मोड पे। मोड का फॉर्मूला ये होता है जिसमें एल होती है लोअर लिमिट, ठीक है। एल क्या होती है बेटा, लोअर लिमिट। F1 F0 ये हमारा मोड क्लास निकलता है पहले इसमें, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मीन मीडियन मोड का जरूर क्वेश्चन आएगा, जरूर 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 आएगा, ठीक है। ये मीडियन का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें मेन है हमारा ये इससे रिलेटेड 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है। ये 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये याद कर लो, ये याद कर लो। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये जरूर आ जाता है इससे रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारा इतना ही है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में इतना ही है। स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या करना है, एक मीन मीडियन और मोड के क्वेश्चन जरूर कर लेना है क्योंकि एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। मीन मीडियन मोड का एक क्वेश्चन जरूर कर लेना क्योंकि आ ही जाएगा। तीनों का एक एक क्वेश्चन कर लो बेटा, ठीक है। अब है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, बेसिकली ये फॉर्मूला है जो इसका इंपॉर्टेंट है, विच इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस शॉर्टकट में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है पीई। पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अब इसमें ये एक इंपॉर्टेंट है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आपको नॉट ई निकालना है। नॉट ई कैसे निकालोगे भाई, ये फॉर्मूला पहले आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकालो और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका पी नॉट ई आ जाएगा, ठीक है। ये याद कर लो क्योंकि अगर आपको नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 1 में से पीई को माइनस कर देंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट माइनस कर दोगे तो आपको नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मिल जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन किस किस बेस पे आता है, एक तो कार्ड के बेस पे, डाई के बेस पे, एक कॉइन के बेस पे। या तो कॉइन टॉस हो रहा है उसके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी आएगी, एक कार्ड ड्रॉन की प्रोबेबिलिटी आएगी। किसकी आएगी, कार्ड ड्रॉन मतलब कोई कार्ड निकाला गया है, ठीक है। अब एक आ जाता है डाइस का। अब ये मैं तीनों बता देती हूँ, कार्ड, डाइस और कॉइन, ये तीन जरूर आएगा भाई ये क्वेश्चन। डाइस कॉइन का तो 1-1 मार्कर में आ जाता है, डाइस और कार्ड का 100% 3-4 मार्कर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने टेबल बनाई हुई है डाइस। डाइस में सिंपल एक डाई क्या होता है भाई, जो आप लोग खेलते हो ना लूडो एंड ऑल, उसमें जो डाइस होता है उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये आ जाता है उसमें, ठीक है। यह सबसे इजी प्रोबेबिलिटी है तो ये आ जाता है। अब क्वेश्चन का है कि प्राइम नंबर्स, क्या बोला है, प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए, क्या क्या है प्राइम नंबर्स, 1 2 3, 3 प्राइम नंबर होंगे, 1 प्राइम नंबर पे काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो 3 प्राइम नंबर्स होंगे तो 1 2 3, टोटल प्रोबेबिलिटी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 विच इज 1/2। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का आएगा। लेकिन ये कब है, जब एक डाइस, जब 2 डाइस की बात होती है ना तो ये टेबल बनानी पड़ेगी आपको। जब भी 2 डाइस की प्रोबेबिलिटी की बात होगी तो आपको ये टेबल बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। मतलब एक डाइस में अगर 1 आया है दूसरे में भी 1, एक डाइस में 1 आया है तो दूसरे में 2 आया है, एक डाइस में 1 है तो ये टेबल देख लो कैसे बनी है। ये पहले यहाँ का 1 1 चला है और यहाँ का 1 1 यहाँ चला है, 2 2, पहले यहाँ देखो, यहाँ जो नंबर है वो यहाँ राइट कर दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ऐसे। और यहाँ पे यहाँ के नंबर्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 ऐसे करके है ये टेबल। ये कब की होती है? जब 2 डाइस एक साथ थ्रोन होते हैं, ठीक है। और 2 डाइस के आएगा, 3 का नहीं आता, 2 या फिर 1, 2 या फिर 1 डाइस का क्वेश्चन आएगा, उसके लिए ये टेबल आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। दूसरा कार्ड्स, कार्ड्स से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है, वो क्या आएगी? आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जो हमारे कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, वो टोटल कितने होते हैं? 52। अब 52 में भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 52 में भी 4 में डिवाइड होता है। एक होता है स्पेस, क्लब, डायमंड और हार्ट। ये दोनों होते हैं रेड कलर के, ये दोनों होते हैं रेड कलर के, और ये दोनों होते हैं ब्लैक कलर के। क्या होते हैं? ब्लैक, ठीक है। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 13 13 13 13 में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 13 13 13 13, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब 4 में भी क्या होता है? एक एक कार्ड सबके किंग के होते हैं, एक एक क्वीन के होते हैं, एक एक जैक के होते हैं, एक एक एस होता है। बाकी जो बचे 13 थे, 13 में से 1 2 3 4, 13 में से 4 गए, कितने बचे आपके पास? 13 में से जब आपके 4 चले गए तो आपके पास कितने बचे? 9 कार्ड्स। तो 9 कार्ड्स 9 कार्ड्स 9 कार्ड्स 9 कार्ड्स ऐसे कार्ड्स होते, ठीक है, क्योंकि टोटल 13 कार्ड्स है, इसमें से 1 2 3 4 ये चला जाता है, ठीक है। किंग, क्वीन, एक इन्हें कहते हैं फेस कार्ड। देखो ये भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। अब बच्चों को पता ही नहीं फेस कार्ड क्या होता है। भाई ये फेस कार्ड होता है, किंग क्वीन जैक एस, किंग क्वीन जैक एस क्या होते हैं? हमारे फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। किंग क्वीन जैक एस फेस कार्ड होते हैं। तो ये फेस कार्ड्स होते हैं, ये याद रखना। अगर प्रोबेबिलिटी बोली है तो फेस कार्ड की इस तरीके से होगी। तो ये हमारे टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ये ब्लैक होता है, ये रेड होता है। अब पूछा जाता है फेस कार्ड, वो भी रेड, रेड फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल नंबर तो हमारे 52 हैं, ठीक है। अब रेड, रेड कार्ड्स कितने हमारे? रेड, रेड हमारी 2 कैटेगरी रेड की होती है, ठीक है। अब इसमें फेस कार्ड कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4, तो 4 इसमें 4 इसमें 8, तो 8/52। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से हमारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन जो हमारा फिक्स है 100% 3 मार्क्स में, वो है चैप्टर नंबर 1 से, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया, बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 से एक आता है प्रूव इर्रेशनल, √3, √5, √7, √2 + 3, √5 + 2, ऐसे इन्हें इर्रेशनल प्रूव करो। ये ज़रूर आता है, ये ज़रूर आता है 101%। फिर बता रही हूँ, ये ज़रूर आता है प्रूव करना इर्रेशनल। इर्रेशनलिटी प्रूव करना 3 मार्क्स में आएगी ही आएगी, अभी भी आएगी। मैं फिर बता रही हूँ, √3, √5 या फिर 5√2 ऐसे करके इन क्वेश्चंस को इर्रेशनल कैसे प्रूव करना है ये आपको आना चाहिए, ये आ जाएगा, ठीक है। इर्रेशनलिटी, इर्रेशनलिटी प्रूव करने का एक क्वेश्चन आ जाता है। आई होप आपको क्लियर है ये पॉइंट्स, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने जो बताया सब इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सब कुछ। इसमें नर्वस होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर ये बेसिक कंसेप्ट कर लिए तो अगर ये बेसिक कंसेप्ट कर लिए, आपको पता चल गया कि भाई इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो तो आप 101% अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे, ठीक है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इन्हीं को आपको ध्यान रखना है। थ्योरम कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, मुझे इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसमें मैंने सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं, सारे के सारे आपके 1 से लेके 14 13 तक जितने भी आपके प्रोबेबिलिटी तक चैप्टर्स हैं, ऑल कवर्ड, ऑल कवर्ड। ओके, चलिए बाय बाय।